नमस्कार दोस्तों। डिफेंस स्टडीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। फैक्टोलॉजी सीरीज के अंदर ये हमारा 9वां लेक्चर है। इसके अंदर हम बात करेंगे कमेटी ऑन वेस्टर्न घाट्स। कमेटी में दोस्तों दो मेन कमेटी है आपकी। एक है गडगिल कमेटी और दूसरी कस्तूरी रंगन कमेटी। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के अंदर इन कमेटीज को मेंशन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का आएगा, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर आएगा, इंडिया की बायोडायवर्सिटी के बारे में आएगा, कुछ भी आए। आप अगर इनको यहाँ पे एड ऑन कर देंगे तो इनके एक या दो पॉइंट को लिख देंगे तो वहीं पे आपके 1 से 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फैक्टोलॉजी नाम की सीरीज से आपको कम से कम 10 से लेकर 30 मार्क्स तक बढ़ने की आशा है। तो आप इस सीरीज को पूरी तरीके अच्छे से देखिए। और आज का जो लेक्चर है हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके बाद आता है कमेटीज ऑन वेस्टर्न घाट्स। तो अभी रिसेंट का कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली कर्नाटका के जो सीएम है उन्होंने कस्तूरी रंगन कमेटी को अपोज किया है। उन्होंने बोला है जो कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, और उसमें जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को मेंशन कर रखा है वो हमारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। बेसिकली उनकी लाइवलीहुड को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स है वहां पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। और क्योंकि लोग उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा जिस वजह से उनकी लाइवलीहुड यानी जो काम वो करते हैं जीवन यापन के लिए, तो वो नहीं कर पा रहे। ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जो स्टेट अपोजिशन कर रही है इन सभी चीजों को डिजास्टर्स हो सकता है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट अफेक्ट हो गई हो। क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स है वो अपने इंडिया की सबसे बायोडाइवर्स एरिया है। ठीक है, यहाँ से ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी कहीं पर नहीं मिलेगी। और उसके साथ ही ये एक बहुत ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस होते हैं तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। पहले आपने देखा होगा यहाँ पे नीलगिरीज के पास आग लग गई थी, तो उससे इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस हो गया था कि वो अगले हम 50 साल तक उसको ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे, उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस वहां पे आ गई थी। ठीक है। तो अभी हम आते हैं सबसे पहले गडगिल कमेटी के बारे में। तो गडगिल कमेटी में क्या बोला है, गडगिल कमेटी ने बेसिक चीज क्या बोली, सबसे पहले तो उसने वेस्टर्न घाट्स की बाउंड्रीज को डिफाइन किया ताकि मैनेजमेंट उनका अच्छे तरीके से किया जा सके। दूसरी बात जो उन्होंने बोली है वो बोली इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के बारे में, कि लगभग 64% जो हिस्सा है वेस्टर्न घाट्स का उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वहां पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे ही जाती है। ठीक है। अब अब ये गडगिल कैसे इंसान थे, ये एक तरीके ऐसे इंसान थे जो कि इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने प्रो इन्वायरमेंट जो एक तरीके से कमेटी में रेगुलेशंस दिया, रिकमेंडेशंस दी। अब उससे क्या होगा, वो इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया का, खास करके वहां के लोगों का, उसके लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होता वो। क्योंकि अगर आप 64% हिस्से पे अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो लोग काम कहाँ पे करेंगे, जो लोकल ट्राइबल्स है वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें वहां पे देखने को मिली। तो इसको बहुत ज्यादा अपोजिशन मिली, और यहाँ पे जितनी भी स्टेट थी उन सभी स्टेट्स ने इसको नकार भी दिया था इवन। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला, उसके बाद इन्होंने जो ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है इसके अंदर ही स्मॉलर स्मॉलर रीजन क्रिएट कर दिए जिनको ये जोन्स बोलते हैं। तो एरिया के अंदर ही जोन्स, यानी ईएसए है, ईएसए के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एरिया है, और उन छोटे एरिया को उन्होंने बोल दिया ई ईजेड, यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, या फिर ईएसजेड बोल देते हैं। ठीक है। उसमें भी उनको लेवल दे दिया कि ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने उसको बांट दिया। और वो सारी किस चीज पे बांटा है, कि वहां के नेचर को कितना थ्रेट है उसके लैंड पे। ठीक है। सॉरी दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उन्होंने इस एरिया को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया 2200 ग्रिड्स के अंदर, यानी कि अलग अलग ग्रिड्स बना दिए। ठीक है। तो उन ग्रिड्स के अंदर फिर बता दिया कि उसमें फिर 75% उसमें ईएसजेड लगा दी। तो मतलब बहुत ही ज्यादा इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है एक तरीके से अपनी कमेटी के थ्रू। ठीक है दोस्तों। फिर वहां पर उन्होंने एक और चीज प्रपोज की थी, वो प्रपोज की थी वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल अथॉरिटी, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया को रेगुलेट करेगी। यानी उन्होंने किसी भी स्टेट को ये जिम्मेवारी नहीं दी कि आप रेगुलेट करेंगे, बल्कि इन्होंने खुद की ही एक ऑटोनोमस वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी बनाने की बात बोली थी। उसके बाद आती है आपकी कस्तूरी रंगन कमेटी, क्योंकि गडगिल कमेटी के अंदर बहुत सारी रिकमेंडेशंस वो प्रो इन्वायरमेंट थी, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं थी। वहां के लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया, इसीलिए जो 6 की 6 स्टेट्स है उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया कि नहीं, हम गडगिल कमेटी को लागू करेंगे ही नहीं। ठीक है। उसके बाद 2012 में, यानी 2011 में सभी स्टेट्स ने मना कर दिया था। 2012 के अंदर फिर जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप ऑन वेस्टर्न घाट्स को क्रिएट किया। और वो किसके अंडर क्रिएट किया, उसमें जो हेड थे वो थे कस्तूरी रंगन। तो बेसिकली फिर जो हेड करने वाले जो पर्सन होते हैं उसी के नाम पे कमेटी जानी जाती है। तो कस्तूरी रंगन कमेटी फिर ये बनाई गई, और उस कस्तूरी रंगन कमेटी में बोला गया कि आप जो गडगिल कमेटी के अंदर जो भी रिपोर्ट्स हो, जो भी रिकमेंडेशन, आप उन सभी को एग्जामाइन करेंगे, यानी उनको देखेंगे, परखेंगे क्या चीजें हैं उसमें, और उनके बेसिस पर, और सभी स्टेट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, सभी के रिस्पॉन्सेज को देखते हुए एक होलिस्टिकल और एक मल्टी फैशन में एक अलग से आप कुछ रिकमेंडेशन तैयार करेंगे, और उन्हीं रिकमेंडेशन को फिर हम यहाँ पर लागू करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये बात उन्होंने बोल ली। फिर कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ने फिर अपनी रिपोर्ट दे दी थी। फिर उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पर 64% की जगह पे अब सिर्फ और सिर्फ 37%
एरिया को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कि पहले क्या होता है, पहले सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस था, अब क्या है, इन्वायरमेंट पे तो फोकस है ही है, साथ में जो वहां के लोकल लाइवलीहुड जनरेशन है उसको भी मद्देनजर रखा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी अलाउ कर दिया कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक उन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिलेटिवली कम रखी गई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मतलब अगर जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे उतना ही लोगों से ज्यादा पोज मिलेगा, तो इन्होंने एक तरीके से क्या किया, उन्होंने अपने तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा थोड़ा कम करते रहेंगे। अब मान लो कि आपसे कोई पूछे पूछे कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, तो ये वो जोन होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर सराउंडिंग में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो नेशनल पार्क आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया। वो एरिया एज ए बफर जोन आपका काम करता है। ठीक है, बफर जोन का मतलब क्या है कि मतलब उस एरिया में जाने से पहले कोई वहां के आसपास की जो जीव जंतु है उसको किसी तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे, उसके लिए इस एरिया को बनाया गया है। ये एरिया किसके अंडर आता है दोस्तों, मोफेक के अंदर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, और जो कि कहां पे रजिस्टर्ड है, वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जो भी रेगुलेशन होगी वो ईपीए 1986 के अकॉर्डिंगली ही होगी। उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कंप्लीट बैन बता दिया कि माइनिंग, क्वायरिंग और सैंड माइनिंग में किसी भी तरीके की कोई भी एहतियात नहीं बरती जाएगी, उनको सिरे से बिल्कुल बैन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके की माइनिंग एक्टिविटी नहीं। दूसरी बात उन्होंने बोला कि कोई भी यहाँ पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा, हालांकि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो अलाउ कर दिए गए हैं, तो ये इसमें एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि न्यू पोलिटिंग इंडस्ट्री है उनको वहां पे बैन कर रखा है, लेकिन जो पहले वाली है वो अभी भी वहीं पे रहेगी। ठीक है, तो उन्होंने पहले वाले को हटाया नहीं है, लेकिन न्यू वाले जो आएंगी उनको उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, ठीक है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक, लेकिन आप वहां पे टाउनशिप नहीं बना सकते, यानी आप अलग से कोई शहर नहीं बसा सकते। ठीक है, एक बात और उन्होंने बोली है कि जो फॉरेस्ट डाइवर्जन है, जैसे अगर मान लो कि इन्वायरमेंट की चीज है तो हम बेसिकली क्या बोल देंगे, फॉरेस्ट डाइवर्जन को तो उन्होंने मना कर रखा, लेकिन उन्होंने बोला फॉरेस्ट डाइवर्जन कर तो सकते हो, लेकिन वहां पे आपको एक्स्ट्रा सेफ गार्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी, ये भी कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन है। और एक बात है, क्योंकि हम वेस्टर्न घाट्स को पढ़ रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दो। वेस्टर्न घाट्स में आपके 6 स्टेट आते हैं, कौन कौन से आते हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड है, आप मेरे को ये भी बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से एंडेंजर्ड एनिमल पाए जाते हैं, या फ्लोरा फोरा में से क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया गया है। आपको ये पता है कि दोस्तों हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, तो मेरे को ये भी बताना कि वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, और हॉटस्पॉट किसको बोला जाता है, यानी इन्वायरमेंटल हॉटस्पॉट बेसिकली अपने इंडिया के अंदर 4 है। ठीक है, 4 कौन कौन से ये भी आप मेरे को बताना, लेकिन उनके अलावा कुछ को हम होटेस्ट हॉटस्पॉट बोलते हैं, वो अपने टोटल 8, तो उन 8 में अपना वेस्टर्न घाट्स भी इंक्लूड है, यानी इसकी बायोडाइवर्सिटी आप देख रहे कितना ज्यादा सेंसिटिव जोन है। तो अपने इंडिया के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एरिया है इन्वायरमेंट के रिलेटेड तो वेस्टर्न घाट्स ही आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है जो सिर्फ यहीं यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद ये भी बात बोला गया है कि यूनेस्को के द्वारा कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो ओल्डर देन हिमालयज है, ओल्डर देन हिमालयज है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्राइमरी सेक्सेशन ही अभी चला हुआ है, यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्सेशन है वो अलग टाइप से होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्सेशन और सेकेंडरी सेक्शन अगर आपने पढ़ा है कभी, तो प्राइमरी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर्टिकुलर एरिया की वो बहुत ज्यादा हाई रहती है, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, और अगर एक बार वो रिमूव होगी उसके बाद जब सेकेंडरी सेक्सेशन आता है तो वहां पर चाहे बेशक सेम चीज आए लेकिन उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अभी भी वो यहाँ पे बनी हुई है, और हम चाहते हैं कि वो आगे भी बनी रहे। और ये साथ में, क्योंकि इसकी लोकेशन कुछ इस टाइप से, जैसे मान लो कि आपका इंडिया है, यहाँ से साउथ वेस्टर्ली मानसून आता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका है वेस्टर्न घाट्स, तो जैसे ये आता है तो यहाँ पे इसको रोक लेता है, तो ये अपने जो इंडियन मानसून है उसको भी एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसकी मूवमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखने पड़नी चाहिए। और जैसे कि मान लो कि हम आपके वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात ही करें, तो आप मेरे को कुछ चीजें बताना कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से तो स्टेट्स आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी एंडेमिक स्पीसीज जो सिर्फ यहीं पे पाई जाती हैं, और वो आपकी या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर एंडेंजर्ड है। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए हैं। उसके बाद आपको एक ऐसे भी लिखना है, ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना है, 20 मार्क्स का हो, या क्योंकि सीएपी में आपका ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऐसे क्या है, बायोडाइवर्सिटी इंडियाज फ्यूचर लाइज इन प्रोटेक्टिंग नेचर, तो आपको ये ऐसे लिखना है, और आप कमेंट सेक्शन में इसको कीजिए, हम आपको इवेलुएट भी करके देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर तो आपको इतना ही है, बट मैं आपको फिर भी एक चीज बता दूं कि हमारे चैनल है जो डिफेंस स्टडीज है वो पेपर 2 के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, और इसके अंदर एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है समाधान, जो कि पेपर 2 के रिगार्डिंग आपको हर तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कैसी क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके देख सकते हैं, वहां पे हम बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं। आप उसको बहुत ज्यादा फायदा उठाइए, ताकि आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।